नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी 8वीं यूनिट जो चल रही है उसमें आज अपने दो टॉपिक होंगे। प्रोजेक्ट ए कैटेगरी का प्रोजेक्ट, दूसरा है बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट दो कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है, क्या इनका प्रोसेस होता है ईआई मिलने का, ये अपन देखेंगे। साथ में ही इसमें एक टॉपिक आपके इसमें है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन ईआईए। तो ईआईए की जो प्रक्रिया है उसमें जन भागीदारी किस प्रकार होती है ये अपन देखेंगे। साथ में ही अपन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ईआईए। ईआईए के कौन से कंपोनेंट हैं जो ईआईए में शामिल किए जाने चाहिए वो अपन देखेंगे। फिर आपके एक टॉपिक और बचेगा मेथडोलॉजी ऑफ ईआईए फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, यानी जो मेथड काम में लिए जाते हैं ईआईए के डिटेक्शन के लिए, वो मेथड अलग अलग होते हैं और उन मेथड को कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे। तो शुरू करने से पहले कल का जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें अपन ने क्वेश्चन दिया था कि माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति जो गठित की गई थी वो किस लिए की गई थी। तो उसका आंसर ये है कि वो पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट के संबंध में उसको गठित किया गया था, ताकि पश्चिमी घाट पर जो मानव गतिविधियां हो रही हैं उनका आकलन करने के लिए इन दो कमेटियों का गठन किया गया था, माधव गाडगिल समिति और दूसरा है के कस्तूरीरंगन समिति। आज के अपने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें पहला ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, यानी हैबिटाट पोल्यूशन जो होता है उसके कारण। दूसरा है विदेशत प्रजातियों का समावेश, यानी ऐसी स्पीसीज जो दूसरे क्षेत्रों से आ जाती हैं किसी अन्य क्षेत्रों में, तो उनका समावेश अगर हो जाता है तो उसके कारण। तीसरा अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और चौथा है आपके प्राकृतिक आवास विनाश, यानी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ऑप्शन डी है शीतोष्ण वन। तो इनमें से आपको आंसर देने हैं। क्या आंसर इन दोनों का रहेगा, आप इनका आंसर बाकायदा सभी को देना है। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके अगर गलत भी होते हैं तो नेक्स्ट जब एग्जाम में आपके आएंगे या फिर वापस जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो गलत हुई चीज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें याद रहता है कि क्या आपने गलत हो। तो क्वेश्चन के आंसर आप बाकायदा देने की कोशिश किया करो। अब अपन देखते हैं कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, 2 प्रकार के प्रोजेक्ट बांटे गए हैं, कैटेगरी ए और दूसरा है कैटेगरी बी। और बी को भी फिर 2 भागों में बांटा है, B1 और B2। इस प्रकार जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी 2 कैटेगरी होती हैं। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये प्रोजेक्ट जो है उनकी कैटेगरी B1 और ए जो है उनमें क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस यही है कि इनको जो ईआईए की जो लेनी पड़ती है उनमें जो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट हैं उनको ईआईए करवाना अनिवार्य है, उनको करवाना ही पड़ेगा, वो उनके लिए ऑब्लिगेटरी है, वो उनको करवाना ही पड़ेगा। जबकि बी कैटेगरी जो है इसमें B1 में कुछ छूट दी जाती है, कुछ छूट के साथ ईआईए करवाना पड़ता है, और B2 जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ईआईए करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अपन विस्तार से देखेंगे कैटेगरी ए। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको ईआईए करवाना अनिवार्य है। ईआईए करवाया जाना अनिवार्य है, यानी ये कंपल्सरी है।
ये कंपलसरी है EIA करवाना इसके लिए। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनका EIA करवाना अनिवार्य है, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं की जाती। EIA की का जो पहला स्टेप है स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर इसके बाद बेसलाइन डाटा जो होते हैं, ये पूरी प्रोसेस अपन ने देखी थी। तो इसमें स्क्रीनिंग करवाई जानी अनिवार्य नहीं है। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की EIA करवानी है या फिर नहीं करवानी। जब कैटेगरी A के प्रोजेक्ट हैं उनमें EIA करवाना अनिवार्य ही है, तो फिर स्क्रीनिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कैटेगरी A के जो प्रोजेक्ट हैं इनकी EIA जो होती है वो नेशनल लेवल पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका EIA किया जाता है, इसलिए नेशनल लेवल अप्रेजल इसका किया जाता है। नेशनल लेवल अप्रेजल किया जाता है। तो नेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट असेसमेंट जो एजेंसी होती है वो असेसमेंट करती है, साथ में ही एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर ही करती है। तो इसके लिए इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी गठित की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी व एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी गठित की जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको गठित किया जाता है और लास्ट में जो प्रोजेक्ट जो अप्रूवल देता है वो आपके पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो देता है। अब अप्रूवल कौन देता है इनको? फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो वो आपके है पर्यावरण, फाइनल अप्रूवल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये मंत्रालय जो है वो इसको अप्रूवल देता है। ऐसे सभी प्रोजेक्ट जिनका जो नए प्रोजेक्ट लगेंगे या फिर जिनको आधुनिकीकरण किया जाना है या फिर जिनका विस्तार किया जाना है, तो प्रोजेक्ट A कैटेगरी के जो होते हैं आपके प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं सारा A प्रोजेक्ट में आते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रो प्लांट लगाए जाते हैं जहां पे जल से विद्युत का निर्माण किया जाता है वो, या फिर कोई बांध निर्माण है, तो इनके लिए कैटेगरी A में ये सारे जितने भी हैं ये प्रोजेक्ट ये किस में आते हैं? कैटेगरी A में शामिल होते हैं और इनके लिए EIA करवाना अनिवार्य है। इनकी पूरी एक लिस्ट है, तो लिस्ट अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपन देखते हैं कैटेगरी B प्रोजेक्ट। तो जो लिस्ट देखी है उसमें कैटेगरी A की जो प्रोजेक्ट हैं उनका अगर विस्तार भी करना है, उनका आधुनिकीकरण करना है, तो उसके लिए भी EIA करवाना अनिवार्य है। दूसरा है कैटेगरी B, कैटेगरी B प्रोजेक्ट। कैटेगरी B प्रोजेक्ट दो भागों में अपन बांटते हैं इसको, B1 और B2। B1 तथा B2 इनका EIA करवाना अनिवार्य है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जितनी A में होती है। इसके लिए स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी गठित होती है। स्टेट लेवल
अप्रेजल किया जाता है, स्टेट लेवल अप्रेजल किया जाता है। इसके अलावा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट एजेंसी गठित की जाती है। स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी इसके लिए गठित की जाती है। SEIAA का इसके लिए गठन किया जाता है। साथ में ही स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी गठित की जाती है, जो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल एजेंसी गठित की जाती है, जो कि इस संबंध में राय देती है। साथ ही जो B1 प्रोजेक्ट हैं इनकी जन सुनवाई भी की जाती है। जन सुनवाई की जाती है और जन सुनवाई कौन करता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये B1 प्रोजेक्ट हैं जिनका EIA करवाया जाना अनिवार्य है। B2 कैटेगरी में EIA करवाया जाना अनिवार्य नहीं है। EIA आवश्यक नहीं, इनके लिए क्या है? EIA आवश्यक नहीं है। जैसे लघु खनिज खनन हेतु, खनन जो आएगा वो किस में आता है? B2 कैटेगरी में आता है। DEAC डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेंट असेसमेंट कमिटी, इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। लघु खनिज कौन से होते हैं? लघु खनिज वे खनिज होते हैं जो 25 हेक्टेयर से कम भूमि पर खनन उनका किया जाता है, और इसमें आपके जैसे रेत और पहाड़ी क्षेत्र खनन इसमें शामिल होता है। लघु खनिज 25 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि पर जब इनका खनन किया जाता है, कौन? जिसमें रेत और छोटी पहाड़ियां जो हैं उनको जब काटा जाता है तो वो लघु खनिज में आती है। तो इनका EIA किया जाना अनिवार्य नहीं है। B कैटेगरी जो है इसमें B1 और B2 दो शामिल होते हैं। B1 में EIA करवाना अनिवार्य है। स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल एजेंसी इसके लिए गठित की जाती है। स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इसका किया जाता है, और जन सुनवाई की जाती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसी प्रकार B2 कैटेगरी जो है इसके लिए EIA करवाना अनिवार्य नहीं है। लघु खनिज खनन इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए DEAC से अनुमति लेनी पड़ती है, और 25 हेक्टेयर कम भूमि से पर जहां खनन किया जाता है और उस खनन में जो मिट्टी या फिर पहाड़ काट के पत्थर वगैरह जो लिए जाते हैं निर्माण कार्य के लिए, तो वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपके है B कैटेगरी व A कैटेगरी। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन EIA। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन EIA जो प्रोसेस है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की प्रोसेस क्या है? ऐसे प्रोजेक्ट जो कैटेगरी A और B1 में आते हैं उनके लिए जन सुनवाई की जानी आवश्यक है। कैटेगरी A व B1 प्रोजेक्ट हेतु जन सुनवाई आवश्यक है।
जन सुनवाई कौन करता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। अब जन सुनवाई जो होती है उसके दो तरीके होते हैं। जन सुनवाई के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों में पहला तरीका तो है कि जिस स्थान पर जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वहीं पर जन सुनवाई की जाए, वहीं पर आसपास के जो लोग हैं या फिर कोई संस्था है या फिर कोई आपके एनजीओ है उसकी वहां पर सुनवाई की जाती है। यानी साइट पर ही जन सुनवाई। साइट क्या होती है? जहां पर प्रोजेक्ट लगता है उसको साइट बोलते हैं। तो इसमें कौन से लोग शामिल होंगे? इसमें स्थानीय लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है। सुनवाई कौन करता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जन सुनवाई करता है। जबकि दूसरा मेथड है आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन शिकायत या फिर जन सुनवाई की जाती है। ऑनलाइन से जो जिन लोगों को ऑब्जेक्शन होती है वो ऑनलाइन इसका डाल देते हैं, और जो आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो इसके लिए पहले पेपर में छपवाता है। पेपर में उसको जारी किया जाता है जिससे जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या फिर कोई एनजीओ है उसको इसके संबंध में पता चले, और वो इसके संबंध में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसके संबंध में ऑब्जेक्शन रखता है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 7 दिन में ऑनलाइन इसके लिए शिकायतें मांग ली जाती हैं 7 दिवस में। और जन सुनवाई का जो संपूर्ण कार्य है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो आपके 0 ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें 45 दिन का समय दिया गया है कि 45 दिन में ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अब ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए जन सुनवाई आवश्यक नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए जन सुनवाई आवश्यक नहीं है, प्रोजेक्ट जिनके लिए जन सुनवाई आवश्यक नहीं। तो पब्लिक हियरिंग ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए पब्लिक हियरिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें नहीं करना है। तो ऐसे कौन से हैं? तो उसमें है आपके जल संसाधन या फिर जल परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करना। पहला है जल परियोजनाओं का, सॉरी आपके ये सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उनका अगर मॉडर्नाइजेशन करना है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा, जो कोयला खदान है, कोल माइन है, कोल माइन का अगर विस्तार करना है, कोल माइन का विस्तार 40% से कम हो और किस क्षेत्र पे हो जहां पर पूर्व में कोल माइन हो। अगर पहले से खदान है उसका अगर 40% विस्तार करना है तो उसके लिए फिर जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। कोल माइन एक्सटेंशन बिलो 40%, एक्सटेंशन कितना करना है? 40% तक करना है तो उसमें जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट,
रोड और हाईवे प्रोजेक्ट जो है उनके लिए भी जन सुनवाई आवश्यक नहीं है अगर उनका विस्तार किया जा रहा है। जैसे विस्तार का मतलब है उसका अगर चौड़ाई उसको बढ़ाई जा रही है, उसकी विड्थ अगर उसकी बढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए फिर जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए भी जन सुनवाई आवश्यक नहीं है। इसके अलावा कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल जो है उस पे दक्ष साइंस क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसका जो PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगा। अंडरलाइन मैंने कर रखा है, तो उसको आपको देखना है कि उसमें कौन से हैं। तो इसमें सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करना, कोयला खान जिनका विस्तार करना है, जो पहले से खाने हैं उनका 40% अगर विस्तार करना है, रोड और हाईवे प्रोजेक्ट हैं, या फिर B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट जो है इनके लिए जन सुनवाई आवश्यक नहीं है। इनके लिए क्या है, जन सुनवाई की आवश्यकता EIA कंपोनेंट ऑफ EIA। कंपोनेंट ऑफ EIA का मतलब यह है कि ऐसी चीजें जिनका अपन आकलन करेंगे EIA में, जैसे आपके वायु पर्यावरण है, ध्वनि पर्यावरण है, इसके अलावा आपका भूमि पर्यावरण है, जल पर्यावरण है, या फिर आपके आर्थिक सामाजिक या जननांगीय पर्यावरण है, इनका जब मूल्यांकन किया जाता है, या फिर जैविक पर्यावरण है, इनका जब मूल्यांकन EIA में किया जाता है तो वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। EIA अपन क्यों करते हैं कि पर्यावरण जो है उसका उस पर प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण में क्या शामिल होगा, पर्यावरण में हवा शामिल होती है, एयर, वाटर, आपके अलावा ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फोना, साथ में ही आपके जो वाटर है वो इसमें शामिल होता है, सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल होता है, और हेल्थ जो है ह्यूमन की वो भी इसमें कंसीडर की जाती है। तो ये इसके सारे कंपोनेंट कहलाते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है कंपोनेंट ऑफ EIA, लेकिन छोटी आपके ये जो यूनिट है काफी छोटी है, इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा जो सिलेबस में नहीं दे रखा है उसके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए तो अपने को कंपोनेंट पहला है आपके वायु पर्यावरण, एयर इन्वायरमेंट। एयर इन्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट एरिया है, प्रोजेक्ट एरिया के सरकमफेरेंस में 7 से 14 किलोमीटर सरकमफेरेंस में या परिधि में जो एरिया आता है उसकी एयर की क्वालिटी की जांच की जाती है। ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ए है और इसके चारों तरफ ये 7 to 14 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इस पूरे एरिया में एयर क्वालिटी की जांच की जाती है। 7 से 14 किलोमीटर परिधि में वायु गुणवत्ता की जांच, मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी का मेजरमेंट यहां पर किया जाता है। एयर क्वालिटी मेजरमेंट में क्या आएगा, इसमें वायु की गति आएगी, दिशा आएगी, स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है स्पीड, या फिर उसमें आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, इसका मापन किया जाएगा। साथ में ही पर्यावरण डिग्रेडेशन रेट क्या है, पर्यावरण क्षरण दर, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रेट क्या है, इसका मापन किया जाता है। ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन, स्पीड, इन सब का मापन इसमें किया जाता है। और एयर की जो गुणवत्ता है, वायु की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ एयर मापने के लिए अपने पास
पॉइंट, लाइन और एयर सोर्स एरिया सोर्स इमिशन, तीन तरीके हैं। पॉइंट, लाइन, एरिया सोर्स इमिशन, ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा अपन एयर की जो क्वालिटी है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो एयर की क्वालिटी डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट, लाइन और एरिया सोर्स इमिशन, ये तीन मेथड काम में लिए जाते हैं। एयर जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट अगर प्रोजेक्ट यहां लगा है तो इसके चारों तरफ की जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है कितनी, 7 से 14 किलोमीटर, उस एयर की सारी की गुणवत्ता इसमें मापी जाती है। दूसरा आपके है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण जो है उसको अपन डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में इसको मापते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब लगता है तो वहां पे मशीनें लगती हैं, निर्माण कार्य होता है, तो उससे ध्वनि निकलती है और ध्वनि का स्तर कितना है इसकी जांच यहां पर की जाती है। तीसरा आपके है जलीय पर्यावरण, सॉरी ये पर्यावरण है, ध्वनि पर्यावरण। तीसरा है जलीय पर्यावरण। प्रोजेक्ट एरिया में जो जल है उसकी गुणवत्ता की जांच इसमें की जाती है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भी इसमें जांच की जाती है, भूगर्भिक जल जो है उसकी भी जांच की जाती है, और सरफेस पे जो वाटर है उसकी भी इसमें जांच की जाती है। साथ में ही मात्रात्मक और गुणात्मक माप भी इसमें की जाती है। भूगर्भिक व स्थलीय जल का जल की जांच की जाती है। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर की वाटर का मेजरमेंट इसमें किया जाता है। साथ में ही गुणात्मक व मात्रात्मक जलीय मापन किया जाता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इसमें किया जाता है। साथ ही जो अपशिष्ट जल उपचार की जो प्रणाली है उसका भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उसका मूल्यांकन किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो जलीय जो पर्यावरण है इसमें भूगर्भिक और स्थलीय जल दोनों की जांच की जाती है। गुणात्मक और मात्रात्मक इसमें जांच की जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इससे अपने पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट एरिया में जल कितना प्रदूषित हुआ है। साथ में ही तीसरा इसमें अपन मापन करते हैं जैविक पर्यावरण। चौथा आपके है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में फ्लोरा एंड फौना दोनों का मापन किया जाता है। फ्लोरा में कौन आएंगे? पेड़ पौधे, और फौना में जीव जंतु। पेड़ पौधे में जीव जंतु हैं जो है इन पर प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ा है इसका मापन किया जाता है। पांचवा है भूमि पर्यावरण। जो आपकी सोइल है उसकी गुणवत्ता की माप की जाती है। सोइल गुणवत्ता मापन
सॉइल क्वालिटी मेजरमेंट किया जाता है। इसके साथ में ही आपके अपवाह का प्रारूप यानी जो वाटर फ्लो होता है उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, ये देखा जाता है। इसके अलावा जो सॉइल प्रोफाइल है उसका मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कारण प्रोजेक्ट से अपशिष्ट निकलते हैं, तो वो जो अपशिष्ट होते हैं वो मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका मापन इसमें किया जाता है। सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य मापन समझ लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जननांकी या डेमोग्राफी जो है उसका अध्ययन किया जाता है। साथ में ही अगर उस क्षेत्र में कोई रोग वगैरह तो नहीं पनप रहा है, कोई डिजीज तो नहीं फैल रही, इसका मापन इसमें किया जाता है। डेमोग्राफी, जननांकी तथा बीमारियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ EIA। अब इस अपने जो यूनिट है, जो 8वीं यूनिट है, इसमें आप एक टॉपिक और बचता है, मेथडोलॉजी ऑफ EIA फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। ये जो है ये आपको कल की जो क्लास होगी उसमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।